नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और ये है एनडीटीवी दुनिया। मैं हूं नगमा। आज हमारी लीड स्टोरी दुनिया भर में चल रहे युद्धों से जुड़ी है और गृह युद्धों से जुड़ी है। सवाल है कि क्या इन पर जल्द लगाम लग पाएगा या फिर सिर्फ बातें ही होती रहेंगी। बात करेंगे सीरिया की, रूस और यूक्रेन की, गाजा की। इसके अलावा हम ये जानेंगे कि अमेरिका में अंडों का कारोबार किसके लिए हो रहा है। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, अंडे महंगे होते ही चले जा रहे हैं। वजह क्या है? इसके साथ साथ देखेंगे कि किस तरह ट्रंप की धमकियों के बीच ग्रीनलैंड में हो रहे हैं चुनाव और रोमानिया का हाल। वहां पर इतने सारे लोग सड़कों पर क्यों उतरे हैं? इसके अलावा बात ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया को तूफान से मुक्ति कब मिलेगी? लेकिन सबसे पहले देखते हैं हमारी आज की लीड स्टोरी। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि जब वो आएंगे, यानी कि वो सत्ता संभाल लेंगे, तो दुनिया में चल रही जंगों पर लगाम लगा देंगे। लेकिन ना तो रूस यूक्रेन की जंग अब तक थमी है, ना ही इजराइल और हमास के बीच सब कुछ ठीक हुआ है। जो हो रहा है सब टीवी के सामने ही हो रहा है। इस बीच सीरिया में भी 14 साल पुराने हालात बनने लगे हैं, यानी कि वो गृह युद्ध का दौर लग रहा है कि लौट रहा है। 4 दिनों में तकरीबन 1000 लोग वहां पर मारे गए हैं और डर इस बात का है कि कहीं ये गृह युद्ध और फैलता ना जाए। सीरिया में 14 वर्षों के बाद ऐसी खूनी लड़ाई जिसमें तकरीबन 1000 लोग मारे गए हैं और हजारों घर छोड़कर भाग गए हैं। ज्यादातर इनमें अलावी और ईसाई हैं। यहाँ सन्नाटा फैला हुआ है और देश के कई शहरों में इस तरह की गश्त चल रही है। दरअसल 4 दिन पहले तटीय इलाके में गश्त लगा रहे सीरिया के सुरक्षा बलों पर बशर अल असद के वफादार कहे जा रहे बंदूकधारियों के हमले के बाद जो कहर टूटा, उसमें सैकड़ों लोगों की जान अब तक चली गई है। मारे गए ज्यादातर लोग अलावी बरादरी के हैं, जिसके पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद थे। मानवाधिकारों से जुड़ी एक संस्था के मुताबिक गोलीबारी में 745 लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर आम लोग हैं। साथ ही 125 लोग सरकारी सेना के हैं और 148 आतंकवादी गुटों के। हिंसा से सबसे ज्यादा पीड़ित एक शहर बानियास है, जिसके लोगों का कहना है कि बहुत सी लाशें सड़कों पर पड़ी हैं, घरों में पड़ी हैं। घरों की छतों पर पड़े हुए शव, उन्हें कोई उठाने या उनका अंतिम संस्कार करने वाला नहीं है। लोग हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। बशर के जाने के बाद अमन, चैन और अच्छे दिनों की उम्मीद कर रहे लोग अब कत्लेआम से परेशान हैं। उन्होंने राजधानी दमिश्क में एक बड़ा प्रदर्शन करके इन हत्याओं की निंदा की है और जल्द से जल्द शांति बहाली की अपील की है। लेकिन जिन लोगों के खिलाफ ये हमले हो रहे हैं वो अलावी हैं और उनके खिलाफ ये हमले हो क्यों रहे हैं? सीरिया सुन्नी बहुल मुल्क है, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद अल्पसंख्यक शिया समुदाय के अलावी तबके से हैं। तो आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट में अलावी समुदाय का इतिहास क्या रहा है, कौन हैं ये लोग। सीरिया में सुन्नियों की बड़ी आबादी है, लेकिन बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद ने एक बगावत में सुन्नियों को किनारे कर सत्ता हासिल कर ली थी। वो अलावी समुदाय के थे। सीरिया में अलावी अल्पसंख्यकों की आबादी 21 से 24 लाख के आसपास मानी जाती है, यानी कुल आबादी का 10%। 1980 में ये कुल आबादी के 15% थे। सीरिया के समुद्र तटीय शहरों लताकिया और टार्टस में इनकी ज्यादा आबादी है। कुछ लोग दमिश्क, हम्स और हमा में भी रहते हैं। हाफिज अल असद की सरकार में अलावी समुदाय के लोगों ने सेना में और सरकार में अहम पदों पर कब्जा किया। कारोबार में भी वो आगे रहे। तकरीबन 50 बरसों तक सरकार और सेना में उनका दबदबा रहा, लेकिन असद की सत्ता जाने के बाद से वो निशाने पर आ गए हैं। अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा हयात तहरीर अल शाम के नेता हैं, जो अलकायदा से जुड़ा संगठन है। जब उनकी नई सरकार बनी तो उन्होंने वादा किया कि सभी गुटों को सरकार में हिस्सा मिलेगा, लेकिन लोगों को अब तक ऐसा होता नजर नहीं आ रहा और सुन्नी गुटों ने अलावी गुटों पर हमला बोल दिया है। उनके कई इलाकों की बिजली और पानी की सप्लाई काट दी गई है।
लगातार निशाने पर अलावी समुदाय हैं। फिलहाल शांति है, लेकिन लगता नहीं कि ये लड़ाई इतनी आसानी से थमेगी। सीरिया में जो हालात हैं वो बदतर होते जा रहे हैं और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ पूर्व राजनयिक स्कंदतायल मौजूद हैं। स्कंदतायल साहब, अगर आपसे मैं समझना चाहूँ कि सीरिया के ये हालात इस वक्त क्यों हैं, क्यों अलावी समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। एक दौर था जब वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर रहे थे, लेकिन इस वक्त वो लोगों के बागी गुटों के निशाने पर हैं। कैसी स्थिति वहाँ पर दिखती है? ये डर है कि वो गृहयुद्ध का दौर जैसे लौट रहा होगा पिछले 2-3 दिन जैसे नजर आए। देखिए, पश्चिम एशिया में कई देशों में पहले डिक्टेटरशिप थी तरह तरह की, और लोगों ने उसके खिलाफ बगावत की। पर जो नई रिजीम्स आ रही हैं वो कहीं ना कहीं बदले की भावना से अगर वो रूल करेंगी तब तो सिविल वॉर होगी ही। हमने देखा, जैसे अगर आप याद करें, हमारे दर्शक याद करें कि इराक में क्या हुआ था, और वहाँ जी उल्टी स्थिति थी। सुन्नी मेजॉरिटी में थे और शिया मेजॉरिटी में थे, पर सद्दाम हुसैन सुन्नी थे। उनको जब हटाया गया तो जितने उनके समर्थक थे उन सबको नौकरी से निकाल दिया गया, फौज डिसमेंटल कर दी गई। और कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा है सीरिया में। एलावाइट्स 10-12% है, क्रिश्चियन 10% है। पर जो पहले की रिजीम थी उसमें उनका समर्थन था। जी। तो आगे बढ़ने के लिए मैं समझता हूँ कि अहमद अल शारा साहब ने बहुत अच्छे बयान दिए हैं कि वो सबको साथ लेकर चलेंगे, और अगर देश को उन्हें विकास करना है, आगे बढ़ाना है, तो सबको साथ लेना बहुत ही आवश्यक है। अगर वो बदले की भावना से उनकी जो फौजें हैं वो काम करेंगी तो देश में गृह युद्ध होगा ही। उसमें समस्या ये है कि बहुत सारी मिलिशियाज थी सीरिया में। इनका अपना अहमद अल शारा साहब का था जो अलकायदा से समर्थक था, जी पर बाकी कोई टर्की के समर्थक हैं, उन्होंने फाइनेंस किया है, कुछ अमेरिका ने फाइनेंस किया है। तो तरह तरह की मिलिशियाज हैं, उनके अपने ग्रुप्स हैं, अपनी वफादारी है, अपनी लॉयल्टीज है। वो सब अहमद अल शारा साहब की बात को फॉलो नहीं करते हैं। जी तो किसी ना किसी तरह बहुत आवश्यक है कि जो अहमद अल शारा साहब की जो सेंट्रल फोर्सेस हैं वो दोबारा पूरी तरह से इन एरियाज पे जो अलावाइट्स के मेजोरिटी हैं वहाँ पे शांति और स्टेबिलिटी को किसी तरह लाने का प्रयत्न करे। और जी उनकी जो सपोर्टर्स हैं, उनके जो समर्थक हैं, जो बदले की भावना से काम कर रहे हैं, और जब सब सूचनाएं आ रही हैं जी कि 7-8 तो सिविलियंस वहाँ पे मार दिए गए, हाँ वाइट्स और शायद क्रिश्चियंस भी। अगर उस तरफ उनकी फौजें या कुछ फौज का पोर्शन उसमें जाएगा तब वहाँ युद्ध होना स्वाभाविक ही है। बिल्कुल। पर मैं थोड़ा आशावादी हूँ कि अगर नेता अहमद अल शारा साहब बहुत सख्त रूप अपनाते हैं, बहुत सख्त रवैया अपनाते हैं, तो वो तो अपनी इस फोर्स वक्त को जी कंट्रोल करने में कामयाब समर्थ। होंगे। उन्हें अपनी सेंट्रल फोर्सेस का इस्तेमाल करके इस युद्ध को रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये युद्ध जो है इस वक्त बढ़ रहा है। और आपने जैसा सही कहा कि बहुत सारे गुट हैं, सबकी अपनी अपनी वफादारी है, सब अपनी अपनी भागीदारी चाहते हैं सत्ता में। और जैसा अहमद अल शरा ने कहा था कि सबको साथ लेकर चलेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग उनकी बात भी इस वक्त मानने को तैयार नहीं है। नतीजा ये है कि एक बार फिर हिंसा का दौर दिखाई दे रहा है सीरिया में। हमारे साथ आप बने रहें स्कंदतायल साहब। हम एक और मसले पर आपकी राय जानना चाहेंगे। रूस और यूक्रेन की बात कर रहे हैं, पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई जो जोर पकड़ रही है उसे बंद करने के लिए सऊदी अरब में बैठक की तैयारियां हो रही हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री पहुंच रहे हैं और इसमें हिस्सा लेने के लिए यूक्रेन के लोग भी पहुंचने वाले हैं। इस बीच रूस सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि उनको उम्मीद है कि यूक्रेन अमेरिका के साथ बातचीत में शांति के लिए रजामंद होगा। Well, I think they will sign the minerals deal, but I want them to want peace. ट्रंप कारोबार की भी बात कर रहे हैं और शांति की भी। उनका कहना है कि लड़ाई पर उन्होंने $350 अरब खर्च किए हैं और वो चाहते हैं कि जंग में लोगों की मौत फौरन थमे। इसी के लिए सऊदी अरब में एक बैठक हो रही है, जिसके लिए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो पहुंच रहे हैं। अमेरिका और यूक्रेन के बीच मंगलवार को बातचीत होने वाली है। 28 फरवरी को व्हाइट हाउस में ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच बहस के बाद पहली बार इस तरह की बड़ी कोशिश हो रही है। लेकिन इस बातचीत से यूरोप पूरी तरह से बाहर है, जबकि वो इसका हिस्सा बनाए जाने के लिए लगातार कहता रहा है।
रूस और यूक्रेन के बीच जब से जंगबंदी की बात शुरू हुई है, तब से इस जंग में और तेजी आ गई है। रूस ने कुर्स्क में कुछ इलाकों को अधिकार में लेने का दावा किया है। रूसी टीवी की एक क्लिप में दिखाया गया है कि रूस के सैनिकों ने अमेरिका में बने अब्राम टैंक पर कब्जा कर लिया है। रूस ने सुमी और डोनेट्स्क क्षेत्र में भी कुछ इलाकों पर कब्जे का दावा किया है। लेकिन जब ट्रंप से एक पत्रकार ने जानना चाहा कि क्या उनकी शांति की कोशिशों के बीच रूस की ये कार्रवाई उनका असम्मान नहीं है, तो ट्रंप उस पत्रकार पर बुरी तरह से बिगड़ गए। तो सवाल पूछने पे डोनाल्ड ट्रंप भड़क जा रहे हैं, लेकिन लोगों को उम्मीद है कि जब अब सत्ता परिवर्तन अमेरिका में हुआ उसके बाद ये जंग रुकेगी, क्योंकि ऐसा वादा रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। स्कंद दयाल साहब, ये जो बातचीत होने वाली है सऊदी अरब में, उससे कितनी उम्मीद लगाई जाए? वहाँ पर तीनों पार्टी जो कंसर्न हैं वो वहाँ पहुँच रहे हैं। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप तो बहुत उन्होंने इस मामले को समझा है, बहुत पैनी नज़र रखते हैं और उन्होंने ये समझ लिया है कि यूक्रेन के लिए ये वॉर ये नहीं जीत सकता है यूक्रेन, और वो अमेरिका का और ज़्यादा धन और उसमें नहीं लगाना चाहते हैं। उन्होंने क्लियर कह दिया है कि यूक्रेन लड़ना चाहता है तो लड़े, पर यूरोपियन देश उसको सब समर्थन दें और पूरी सहायता करें और फौज और असला सब दें। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति अभी यूरोपियन यूनियन के सब लोगों से मिलके आए हैं। यूरोपियन यूनियन अमेरिका को रिप्लेस नहीं कर सकती है जी, पर अरब देशों का क्या रोल रहेगा? कल सऊदी अरब में जो बातचीत होनी है उससे क्या उम्मीद लगाई जाए, वहाँ क्या बदलेगा? सऊदी अरेबिया ने वेन्यू ऑफर किया है। मैं समझता हूँ कि डिसीजन मेकिंग में शायद उनका रोल इतना नहीं होगा, क्योंकि बातचीत यूक्रेन, पर इजिप्ट का हो सकता है, कतर का हो सकता है, इनका भी मैं समझता हूँ कि देखिए वो लोग तो यूक्रेन की मदद नहीं कर रहे हैं। जो फौज असला है या फाइनेंशियल सपोर्ट है, ये सब तो यूनियन के देश दे रहे हैं या अमेरिका दे रहा है। तो फिर सऊदी अरब का वेन्यू चुना जाना एक न्यूट्रल वेन्यू के तौर पे देखा जाए, या कोई संदेश है इसमें? जी हाँ, जिसमें कि राष्ट्रपति ट्रंप भी कुछ भरोसा रखते हैं प्रिंस सलमान पर, और वो एक अलग दिशा है गाज़ा, क्योंकि इस समय जो इजिप्ट और सऊदी अरेबिया, इनका पूरा फोकस गाज़ा के फ्यूचर पर अधिक है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी डील में दोनों कुछ इस तरह का डील हो कि कहीं दोनों प्यादे हैं, यूक्रेन एक तरफ और गाज़ा एक तरफ, क्योंकि जिस तरह से आजकल राजनीति चल रही है और बिल्कुल ट्रांजैक्शनल सब कुछ चल रहा है कि भाई एक मोहरा आप वहाँ आगे बढ़ाइए, एक मोहरा मैं यहाँ पीछे करता हूँ, तो ये सब कहना बहुत मुश्किल है। पर राष्ट्रपति ट्रंप ने समझ लिया है कि ये अनविनेबल वॉर है, यूक्रेन नहीं जीत सकता है, यूक्रेन की जनसंख्या कम है और अमेरिका उसके ऊपर अपना धन खर्च नहीं करता रहेगा, और ये उन्होंने साफ कर दिया है। ये उन्होंने साफ कर दिया जी भैया, बिल्कुल। तो उन्होंने तो यूक्रेन के पत्ते इस समय बहुत कमजोर हैं और पब्लिकली कह दिया उन्होंने। हाँ, जो बहुत ही खराब। तो एक तरफ वो एक डील की भी बात कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि जंग रुके भी, यूक्रेन कमज़ोर है वो ये जानते हैं। अब बातचीत जो होनी है सऊदी अरब में एक न्यूट्रल वेन्यू है, उसमें देखिए क्या निकल कर आता है। शुक्रिया आपका स्कंद दयाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और युद्ध भी चल रहा है, उस पर भी रिपोर्ट देखेंगे। गाज़ा की बात, फिलहाल वहाँ पर जंग थमी हुई है, लेकिन उसके साथ सब कुछ थमा हुआ है। सामान ले जाने वाले ट्रक वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, लोगों के लिए पीने का पानी नहीं है, या क्योंकि पानी को साफ करने वाले प्लांट भी बंद कर दिए गए हैं। हमास का कहना है कि यह अमेरिका और इजराइल की तरफ से बेजा दबाव बनाने की कोशिश है। तबाह गाजा के लोग पीने के पानी के लिए भी तरस जाएंगे। इजराइल ने गाजा की बत्ती गुल कर दी है, जिससे वो प्लांट भी बंद हो जाएगा जिसमें पानी का खारापन दूर करके उसे पीने लायक बनाया जाता है। देर अल बला इलाके के लोगों को रोज 18,000 क्यूबिक मीटर पानी मुहैया करवाने वाला प्लांट बिजली से चलता है। फिलहाल इसे जनरेटर से चलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन उसके सिर्फ 2500 क्यूबिक मीटर पानी ही पीने लायक बन सकेगा। इजराइल ने पिछले हफ्ते गाजा के लिए सामान की सप्लाई जाने पर रोक लगा दी थी, जिससे 20 लाख लोगों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया। हमास कह रहा है कि ये इजराइल की भूखे मारने की नीति है। हमास चाहता है कि ट्रंप जिस तरह से रिहा किए गए इजरायली बंधकों से मिले हैं, इसी तरह वो इजराइल की तरफ से रिहा किए गए फिलिस्तीनी बंधकों से भी मिलें। दूसरी तरफ हमास ट्रंप को चेतावनी भी दे रहा है, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि विकास के लिए गाजा को खाली कर दिया जाए, लेकिन हमास गाजा के विकास के लिए अरब देशों की योजना के पक्ष में है।
लेकिन ट्रंप ने हमास के साथ बातचीत का रास्ता भी खोल रखा है। उनके दूत एडम बोलर का कहना है कि हमास से बातचीत ठीक चल रही है। हालांकि इजराइल हमास से अमेरिका की सीधे बातचीत के खिलाफ है। बेशक ट्रंप के लिए हर तरह से संतुलन बनाकर चलना कोई आसान काम नहीं। और आइए अब कुछ और खबरें देखते हैं जल्दी से दुनिया की कोने कोने से। अब खाने पीने से ही जुड़ा एक मामला जो अमेरिका का है। अमेरिका में अंडों का महंगा होना चिंता का विषय बन गया है। अमेरिकी न्याय विभाग ने प्रमुख अंडा सप्लायरों के खिलाफ एक जांच शुरू की है। कैलमन फूड्स और रोज एक्र फार्म्स को जांच के दायरे में लाया गया है। कैलमन फूड्स नैस्डैक में रजिस्टर्ड कंपनी है। उसके राजस्व में सालाना 82% की बढ़त दर्ज की गई। इसके अलावा नवंबर 2024 को खत्म होने वाली तिमाही के लिए कंपनी का लाभ 1188% की जबरदस्त बढ़त के साथ 21 करोड़ 90 लाख डॉलर हो गया। पिछले एक साल में कंपनी के शेयर 50% बढ़े। अमेरिका में पिछले एक साल में अंडों के दाम तेजी से बढ़े हैं। साल 2025 में इनमें करीब 41% की बढ़त हो गई है। हालांकि इस बीच यूनाइटेड एग प्रोड्यूसर्स नाम के किसानों की एक संस्था ने अंडों के बढ़े दामों को बर्ड फ्लू से जोड़ा है। कनाडा में नए लीडर मार्क कार्नी ने कहा है कि वो भारत के साथ रिश्तों में आए तनाव को खत्म करने की कोशिश करेंगे। वो कनाडा के नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में भारत कनाडा के बीच में काफ़ी तकरार हुआ और तनाव आ गई, जिसे दूर करने की कोशिश का वादा कार्नी कर रहे हैं। 59 साल के कार्नी बैंकर हैं और वो भारत के साथ व्यापार संबंध मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। उन्होंने लिबरल पार्टी के नेतृत्व की दौड़ में ट्रूडो को पछाड़ते हुए 85.9% वोट हासिल किए। हाल ही में अपने चुनाव से पहले कार्नी ने कैलगरी अल्बर्टा में मीडिया से बातचीत के दौरान कनाडा पर अमेरिकी टैरिफ के मुद्दे पर बात की थी और कहा था कि इससे निपटने के लिए कनाडा अपने समान विचारधारा वाले देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंधों में को बढ़ाएगा और भारत के साथ संबंधों को फिर से बनाने के अवसर मौजूद हैं। ग्रीनलैंड में मंगलवार को संसदीय चुनाव होने हैं। ग्रीनलैंड पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो इसे अमेरिका में मिलाना चाहते हैं, उसे खरीदना चाहते हैं। यहाँ के लोग ट्रंप की धमकी से परेशान भी हैं और नाराज भी। ग्रीनलैंड के 57,000 लोगों का कहना है कि उन्हें ये फैसला करना है कि किसे चुनें और कैसे आज़ाद रहें। ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक स्वशासित क्षेत्र है। डेनमार्क वैसे तो अमेरिका का मित्र देश है, लेकिन उसने भी ट्रंप के प्रस्तावों को ठुकरा दिया है। डेनमार्क ने भी ग्रीनलैंड की स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता दी है। और अमेरिका के अलाबामा में एक महत्वपूर्ण घटना की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस घटना को ब्लडी संडे यानी खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। दरअसल 7 मार्च 1965 को अलाबामा के सेल्मा में मताधिकार प्रदर्शनकारियों पर हमला किया गया था। प्रदर्शन में शामिल लोग श्वेत अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। वो अधिकारी अश्वेत लोगों को वोट के लिए रजिस्ट्रेशन का विरोध कर रहे थे। प्रदर्शनकारी जब अलाबामा नदी के पास पहुंचे तो वहां सुरक्षाकर्मी खड़े थे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को लौटने का 2 मिनट का समय दिया, लेकिन प्रदर्शनकारी वहां डटे रहे। इसके बाद जबरदस्त हिंसा हुई थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था और 1965 के अमेरिकी मतदान अधिकार अधिनियम के लिए समर्थन को बढ़ावा मिला। अब हर साल सेल्मा में उस घटना की याद में आयोजन होता है। यूएसएड में कटौती से कई देशों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अफ्रीकी देश युगांडा उन इलाकों में है जहां मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारी का प्रकोप है। यूएसएड से मिलने वाला पैसा अब करीब 90% कम हो गया, जिसके चलते यहां मलेरिया के बदतर होने का डर है। युगांडा में मलेरिया रोधी दवाइयां और मच्छरदानियां रोजमर्रा की ज़रूरत हैं। अमेरिकी मदद कम होने से मुश्किल बढ़ जाएगी। अमेरिका की एक संस्था मलेरिया नो मोर का कहना है कि अगर साल सप्लाई चेन में असर पड़ा तो दुनिया में मलेरिया के करीब 1.5 करोड़ नए केस आ सकते हैं और 1 लाख से ज़्यादा लोगों की जान जा सकती है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में अराजकता फैल गई है। दक्षिणपंथी नेता कैलिन जॉर्जेस्कू के समर्थक सड़कों पर हैं। ये लोग नेता जॉर्जेस्कू की उम्मीदवारी को खारिज करने के निर्वाचन निकाय के फैसले का विरोध कर रहे थे। पिछले साल उन्होंने प्रथम चरण का चुनाव जीता, लेकिन बड़ी अदालत में चुनाव रद्द हो गया। जॉर्जेस्कू ने शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल किया। उनका नामांकन क्यों रद्द किया गया, ये बात सामने नहीं आई है।
और आइए अब आपको दिखाते हैं आज का वीडियो जो ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी इलाकों में चक्रवाती तूफान की वजह से बड़े हिस्से में पानी भर गया है। तेज बारिश के चलते कई पेड़ उखड़ गए हैं, बिजली के खंभे गिर गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंटनी एल्बनीज ने कहा है कि इसका असर अभी कई दिनों तक दिखाई देगा। इसमें एक व्यक्ति की मौत की भी खबर है। इस तूफान के चलते सबसे ज़्यादा दिक्कत क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स में हुई। क्वींसलैंड में करीब 2 लाख घर और बिजनेस में बिजली गुल हो गई। इसे क्वींसलैंड का सबसे बड़ा ब्लैकआउट माना जा रहा है। सोमवार को 700 से ज़्यादा स्कूलों को भी बंद करना पड़ा। जो लोग नदी नालों के पास रहते हैं उनसे सावधानी बरतने को कहा गया है। एनडीटीवी दुनिया में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।